गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 14-15 मार्च को होनी प्रस्तावित है। 14-15 मार्च इसकी डेट घोषित हो चुकी है, परीक्षा होगी। तो इसी परीक्षा को लेकर हम कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में आपका जो आज है वो आपका 2021 में जो एसआई की परीक्षा हुई थी उसका हिंदी विषय का, देखिए हम हिंदी ही करा रहे हैं तो हिंदी विषय के ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये आपका 2 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और इसके क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इनके आंसर्स क्या हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एग्जाम पेपर, देखिए अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि हम आपको अभी डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करा पाए, डिजिटल बोर्ड पे इस प्रैक्टिस सेट को हम कराएं। लेकिन हमारी आगे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको परीक्षा से कम 15 से 20 दिन पहले हम डिजिटल बोर्ड लगा सकें और उस पर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो अभी हम जो फिलहाल इस पर करा रहे हैं, क्वेश्चन पर हम चर्चा भी करेंगे, समझाएंगे भी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको इसमें 40 के 40 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, देखिए इनमें से कर्म कारक का चिन्ह है। कारक प्रकरण हमने वीडियो डाल रखी है, हमारी प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हुई है, हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें भी कारक की पड़ी है। फिलहाल सारे अभी टॉपिक नहीं है उसमें, लेकिन जो टॉपिक हैं आप उन्हें आप देख सकते हैं और उनसे आपको ये कारक बहुत ही अच्छे से हमने समझाए हैं। वो तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ऐसे हम कुछ कहें, हम तारीफ अपनी करें वो भी सही नहीं है। आप लोग अगर तारीफ करें वो तारीफ मानी जाएगी, हम अपने मुंह से कुछ भी कह लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप अगर कह रहे हैं हाँ हम सही समझा रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो हमारा पढ़ाना समझाना सब बेकार है। तो देखिए इनमें से कर्म कारक का चिन्ह पूछा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, ठीक है, अधिकरण में पर, ये आपके चिन्ह हमने उसमें वीडियो में बताए हैं, आप देख सकते हैं। या आप जो हैं आपने पढ़े भी होंगे। तो कर्ता कारक का चिन्ह को होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता, कर्ता कारक का चिन्ह सॉरी होता है ने। कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, करण का होता है से, और ये अपादान का भी से, ये अलग होने का अर्थ में होता है, ठीक है। में पे पर ये आपका जो होता है अधिकरण का होता है। तो अब हमसे पूछा, इसमें मतलब जो है पूछा किसका गया है, कर्म कारक का। तो कर्म कारक का चिन्ह आपका क्या होता है, को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को है पहला वाला आंसर सही। किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी, ये पूछा किसी क्या है, तो सर्वनाम का भी एक प्रकरण पड़ा हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सर्वनाम ये देखिए, कोई, किसी, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद में आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपका डी आंसर सही है, इसका ए आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। देखिए रचनाएं आपको पढ़नी पड़ेंगी और रचनाओं के आप नोट्स से पढ़ लीजिए या किसी साहित्य के इतिहास से पढ़ लीजिए। तो ये आपकी कोर्ट मार्शल जो है वो है नाटक। क्या है, कोर्ट मार्शल एक नाटक है, नाटक विधा की रचना है, तो इस पर नाटक सही लगा देंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए विशेषण की भी हमारी क्लास पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अब विशेषण को भी हमने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, बहुत मतलब जो है समझाने की। बाकी आप देख के बताएंगे कि हाँ आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो इनमें से गणनावाचक, अब गणनावाचक देखिए हमने विशेषण के 4 भेद बताए थे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक परिमाण बोधक होता है, एक सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में ही आपका गणनावाचक आता है। तो इनमें संख्या कौन सी है, संख्या है 3। तो 3 आपका क्या है, गणना का मतलब गिनती करना, तो 3 आपकी गिनती, तीसरा गिनती नहीं विशेषण है ये,
ओह सॉरी, गुण है ये, गुणवाचक विशेषण में आएगा तीसरा, कि हम कहें कि यहाँ से तीसरा घर मेरा है, तो ठीक है, तो तीसरा जो है वो क्या है, तो विशेषता हो गई। तिगुना, ये भी आपका गुणवाचक में ही आएगा, ठीक है। अब ये उपयुक्त तीनों तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो तीन आपका ये वाला सही है। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा, तीन, जो गिनती हो, जिसे हम गिन सकें। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? देखो, कन्नौजी आती है, अवधी आती है, बांगरू भी आती है, लेकिन तेलुगु जो है वो दक्षिण में बोली जाती है, और ये जो है आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, स्वतंत्र भाषा है। इसलिए आपका इसका आंसर सही हो जाएगा तेलुगु। कौन सी? हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत आपकी तेलुगु बोली नहीं आती है। देखिए, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, सर्वनाम से एक तो आपको ये था, एक ये क्वेश्चन आ गया सर्वनाम से, ठीक है। तो सर्वनाम है, संज्ञा है, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप इनके आप बराबर, हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, दूसरा हम करा रहे हैं, और आपको फिर बता रहे हैं कि आपको अगर हमारी क्लास देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी व्याकरण की, उसमें आपका मेन टॉपिक अभी कवर हो चुके हैं, बाकी जो नहीं हुए उन्हें हम कवर करके उसमें डाल देंगे। तो देखिए, मध्यम क्या हो जाएगा, तू, तू आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। उत्तम मैं, यानी जो कहने वाला वो उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और जिसके बारे में बात कही जा रही वो अन्य, वह, जैसे वह जो है वह अन्य का है, मैं उत्तम का है, तू मध्यम का है। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखिए, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत आपकी है आंडाल, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वह आया किस काल का उदाहरण है? काल की अभी क्लास हमने नहीं मतलब ली है, ना ही पढ़ाई है। काल की क्लास जो है हम आपको उसमें हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जल्द ही जोड़ देंगे। तो काल जो होते हैं आपके, काल तीन प्रकार के हिंदी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, और एक होता है भविष्य काल। इन पर विस्तार से चर्चा हम जो है क्लास में करेंगे। फिलहाल आप अब ये देखिए, वह आया है, ठीक है, तो है इसका मतलब क्या है, वर्तमान काल का ही है। देखो, सब में वर्तमान लगा है, तो यहां से हमें नहीं पता लगेगा। तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, ठीक है। तात्कालिक वर्तमान में क्या आता है, जैसे वह काम कर रहा है, वह खेल रहा है, तो इसमें रहा है, रही है अगर आ जाए तो वो आपका तात्कालिक वर्तमान हो गया। संदिग्ध वर्तमान में जैसे वह खाता होगा, ता ती ते के साथ इसमें होगा आएगा। अब होगा अगर आए तो ये मत समझना आपकी भविष्य काल हो जाएगा, भविष्य नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ता ती ते ये जरूर आएंगे। तो वह खाता होगा, वह जाता होगा, ये आपका संदिग्ध वर्तमान में आ जाएगा। सामान्य वर्तमान में आपका देखिए, ता है, ती है, ते है, ये आता है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, तो ये आपके क्या हो गए, सामान्य वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान में जो काम हो पूर्णता हो चुका है, जैसे ट्रेन जा चुकी है, ठीक है। अब यहां वह आया है, तो ये आ चुका है, आया है का मतलब वह आ चुका है, तो इसमें आपका क्या है, पूर्ण वर्तमान आपका सही होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द है, पूर्व दिशा के लिए पूछा है। तो देखिए, उदीची आपका होता है उत्तर दिशा के लिए, अवाची आपका होता है दक्षिण दिशा के लिए, प्रतीची आपका होता है पश्चिम दिशा के लिए, और प्राची आपका होता है पूर्व दिशा के लिए। तो ये आपके कौन कौन सी दिशा के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका उत्तर दिशा के लिए उदीची प्रयोग करते हैं, और दक्षिण दिशा के लिए आपका अवाची प्रयोग करते हैं, पश्चिम दिशा के लिए आपका प्रतीची प्रयोग करते हैं, और पूर्व दिशा के लिए आपका प्राची प्रयुक्त होता है। तो ये चारों, अब ये जरूरी नहीं, देखिए अब यहाँ पूर्व दिशा पूछा, कहीं आपका पश्चिम पूछ सकते हैं, दक्षिण पूछ सकते हैं, उत्तर पूछ सकते हैं, कौन सी दिशा के लिए कौन सा प्रयुक्त करते हैं, तो हमने आपको बता दिया। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो छलिया में देखिए यहां से ई और या, तो ई या प्रत्यय निकल गया, यही आपका सही है छलिया। बाकी तो ये तो बहुत सरल है, इसमें आया आया वया ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये या हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र शोक में कौन सा समास है? समास भी हम पढ़ा चुके हैं, समास की क्लास पढ़ी है, ठीक है। तो पुत्र शोक यानी पुत्र का शोक, तो पुत्र का शोक क्या हो गया, तत्पुरुष समास। बाकी कर्मधारय अव्ययी भाव, अव्ययी भाव अव्यय तो है ही नहीं, यहाँ कर्मधारय भी नहीं, विशेषता भी नहीं बताई गई, द्वंद्व यानी दोनों,
पद बराबर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो देखिए, अब ओष्ठ से बोला जाने वाला, तो चा, ये इसका तो है तालु, ठीक है, चा वर्ग का पूरा तालु रहता है। पा वर्ग का क्या होता है? ओष्ठ होता है। ता वर्ग का दंत होता है। और का, ये गा का वर्ग का है, तो इसका कंठ होता है, ठीक है। तो ये इनके उच्चारण स्थान है। तो पूछा किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो पा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ से बोला जाता है, तो पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा। पाश्चात्य पश्चिमी, पौर्वात्य पूर्वी, ठीक है। तो शाश्वत माने होता लगातार, विदेशी को होगा ही नहीं, पूर्ववर्ती पहले का, ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे आपका देखिए, इसमें ऑप्शन बहुत सरल दे दिए हैं, तो इसमें पाश्चात्य का पौर्वात्य आप आराम से पहचान सकते हैं। कुंवर नारायण ये है लेखक, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था मिला था 2005 में। ये तो रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं। प्रमुख लेखक, प्रमुख कवि और या प्रमुख रचनाकार, और उनको कौन कौन से पुरस्कार किस सन में मिले, उनकी रचनाएं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? ये भी आपको रटना ही पड़ेगा। यह है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने संकलन किया था। प्रथम राजभाषा, ये सब देखो याद करने के क्वेश्चन, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, इसमें बस आपको याद करना ही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खेर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन पे आप टिक कर दीजिए। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहां होता है? अब देखिए, कर्ता ने कर्म को, ये तो कारक चिन्ह है, तो यहां पूछा कि ये जो ने चिन्ह है इसका प्रयोग कहां होगा? संदिग्ध भूत में होगा, सामान्य भविष्य में होगा, सामान्य वर्तमान में होगा, या सामान्य भूत में होगा, ठीक है। अब जैसे राम ने खाना खाया, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये सामान्य भूत के उदाहरण हैं। तो इसका ने का प्रयोग केवल सामान्य भूत में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखना कि सामान्य भूत में कर्ता का जो ने है वो स्पष्ट रूप से आता है, बाकी राम खाना खाता है तो वहां राम कर्ता जरूर है, लेकिन उसका चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ठीक है, तो गोदान नहीं है, अद्भुत लाश नहीं है, परीक्षा गुरु नहीं है, सब उपन्यास ही हैं। चंद्रकांता आपका जो ऐसी रचना थी जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया? तो ये कवि रविदास थे जिन्होंने बेगमपुरा की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ठीक है, तो राम कार्य को खुद ना करके किसी अन्य से करा रहा है, यानी लक्ष्मण से करा रहा है। तो जहां कर्ता कार्य को खुद ना करके किसी अन्य से कराए, वहां आपकी क्रिया होती है प्रेरणार्थक। क्या होती है? प्रेरणार्थक। तो यहां प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है, कि राम ने काम खुद ना किया, किसी अन्य से कराया। तो अगर जहां कर्ता कार्य को खुद ना करके किसी अन्य से कराए, तो वहां आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ये है और नहीं को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ नहीं पे ध्यान नहीं देते, तो पहले ही लगा दिया हमने चंचला तो है ही है, ठीक है। चंचला है, इंद्रा है, अमला है, ठीक है, ये आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती आपका जो है वो है सरस्वती का पर्यायवाची, ये आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, भारती सरस्वती का है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो गया सही। अगला है इस चिन्ह, ये आपका कामा लगा है, ये कामा लगा है, ऊपर जो है आपका बिंदी है, कामा के ऊपर बिंदी, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब लगाएंगे हम तो पूरा पूरा डंडा खींचते हैं, निर्देशक लगाते हैं तो ऐसे के निर्देश दे देते हैं, ठीक है, ये होता है। अल्प विराम आपका क्या होता है? कॉमा लगा देते हैं। अर्ध विराम जो होता है, वो जो ऊपर चिन्ह बना, यही आपका अर्ध विराम का है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो विराम चिन्ह हिंदी में मतलब जो है विराम चिन्ह सारे देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, और इसमें तो 2 चिन्ह आए हुए हैं विराम से। गरीबों को दान दो वाक्य में गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए हमारी जो कारक की
क्लास पढ़ी है प्लेलिस्ट में, उसमें जब आप देखेंगे तो हमने स्पष्ट उसमें बताया है कि देखिए अब यहाँ को आपने देख लिया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो को क्या करोगे फिर, जाहिर सी बात है गरीबों को दान दो, ठीक है, कर्म कारक लगा दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। को ये आपका देने के अर्थ में आएगा, दान दो, दिया है ना, तो जहां देने के अर्थ में को आता है तो वहां आपका क्या होता है, संप्रदान होता है। कौन सा होता है, संप्रदान, ध्यान रखना, हमने उसमें स्पष्ट बताया है, लिख भी दिया है। को आपका कर्म में तो सिंपल को होगा, साधारण वाला, अगर देने के अर्थ में को आ रहा है तो सीधे सीधे बिना को सोचे संप्रदान लगा दीजिए, ठीक है। उपसर्ग इनमें से कहां जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग आपका पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय आपका बाद में लगता है। जिस शब्दांश को हम शब्द से पहले जोड़ें वो आपका उपसर्ग कहलाता है, तो शब्द से पहले वाला ऑप्शन सही आपका, ठीक है। और शब्द के बाद में जो लगेगा, अंत में जो आता है, जो वाक्य के अंत में तो मतलब ही नहीं, शब्द के अंत में प्रत्यय आता है, शब्द के बीच में कुछ ये आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये शब्द से पहले आपका ये उपसर्ग होगा, शब्द के बाद में जुड़ेगा वो आपका प्रत्यय होगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरे को जाना है, यहां मुझे जाना है अगर होता तो शुद्ध होता, मेरे को जाना है तो ये आपका हो गया अशुद्ध, ठीक है। राम के अनेकों नाम है, अब देखिए अनेक जो है शब्द अपने आप में बहुवचन है, एक से अधिक यानी बहुवचन अनेक, और अनेकों लगा दिया तो यहां से ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राम के अनेक नाम है, अगर ये होता शुद्ध होता, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ा, तो पुस्तक आपका स्त्रीलिंग होता है, तो यहां पढ़ा पुल्लिंग में क्रिया दे दी, ये भी गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये आपका देखिए स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग दे दिया, तो मैंने पुस्तक पढ़ी ये वाला आपका हो गया सही। निम्न कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, तो अष्टछाप में देखो छीत स्वामी भी आते हैं, गोविंद स्वामी भी आते हैं, सूरदास भी आते हैं, एक हरिदास, ऐसे कवि हैं जो आपके अष्टछाप के नहीं हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे क्वेश्चन। पंचामृत में समास है, पंचामृत, पंच प्लस अमृत जब अलग अलग करेंगे हम, अर्थात 5 अमृतों का समूह, तो देखिए अब गिनती आ गई है और समूह आ गया है, तो द्वंद्व तो नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, बेभाव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द्विगु समास, आपका जो पहला आपका जो है पद इसमें संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास हो गया, ठीक है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए ये आपका महत्व, महत्व प्लस त्वा, जब शुद्ध रूप से लिखते हैं तब ये ऐसे लिखते हैं, आधा ता में एक आधा ता और जुड़ता है, ये महत्व इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रत्यय कौन सा हो गया, महत्व शब्द है मेन, त्वा प्रत्यय है, तो ये वाला त्वा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। हानूस नाटक के लेखक कौन है, इसके भीष्म सहानी है हानूस, हानूस भीष्म सहानी ने ये नाटक लिखा है, तो इसके लेखक हो गए भीष्म सहानी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, देखो सब में व्याप्त रहने वाला यहां अलग अलग नहीं दिए हैं, यहां खाली बर्तनी में अशुद्धि कर दी है, देखो सर्वव्यापी, बर्तनी खाली चेंज कर दी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी, तो ये वाली जिसकी बर्तनी सही लिखी हुई है वही आप सही लगा दीजिए, बाकी इसमें बहुत कुछ सोचना समझना नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है, तो मलयालम जो है आपकी भारोपीय परिवार की नहीं है, हिंदी गुजराती मराठी ये सब आपके भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, भाषाओं के भी परिवार हैं। ये जब भाषा की क्लास अगर हम कभी आपकी डिमांड हुई तो हम पढ़ा देंगे, भाषा वाले में बता देंगे और उसमें बता देंगे। इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा, देखो जो विस्मय का चिन्ह है, विस्मय बोधक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है, और ये आपका जो है निर्देशक है, तो ये वाला आपका सही हो गया। भाषा देखो ब्राह्म चिन्ह से एक ये है और एक ये है, दो ब्राह्मण चिन्ह से आ गए, बताओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वैसे होती तो ध्वनि है, लेकिन यहाँ ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, तो देखो ध्वनि जहां नहीं होगा तो वहां वर्ण लगा देंगे, और जहां वर्ण और ध्वनि दोनों होंगे तो वहां हम ध्वनि ही लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि निकलती है, उसके बाद जब उसका लिखित रूप हम करते हैं तो वो वर्ण बनता है, ठीक है। ध्वनि आपका मौखिक रूप है, वर्ण आपका लिखित रूप है, तो वर्ण अब यहाँ देखिए आपका शब्द, वर्ण, उच्चारण, शब्द और पद ये है, तो वर्ण आपकी सबसे छोटी इकाई हो गई। अगर ध्वनि ऑप्शन में रहा होता तो हम ध्वनि को ही लगाते, वर्ण को नहीं लगाते। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव आपका दृक जो शब्द है वो आपका तत्सम है,
द्रग तद्भव है, तमोली तद्भव है, ताला भी तद्भव है। ये द्रग देखिए आपको लगता होगा कि तत्सम है, ये गा जो है वो द्रग का, ये दोनों लगभग एक ही है। ये का जब संधि करते हैं तब ये गा बनता है जाके, ठीक है, व्यंजन संधि में इसका आता है। चलिए वो जब संधि बताएंगे बता देंगे। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो वो घी के दिए एक आदमी कब जलाता है? जब बहुत ज्यादा वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, जब उसे कुछ मिल जाता है, ठीक है, तब वो घी के दिए जलाता है। तो यहाँ विवाह करना है ही नहीं, उत्सव मनाना नहीं है, दीपावली मनाना ये भी नहीं है। घी के दिए जलाने से मतलब है, आप देखिए यहाँ अत्यधिक प्रसन्न होना या तो होता, या अब इसमें ऑप्शन नहीं था अत्यधिक प्रसन्न होना, या प्रसन्न होना होता तब वो भी कोई बात, इन्होंने लिख दिया अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, तो हम इसी को सही मानेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब घी के दिए जलाना मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होना, चाहे वो अप्रत्याशित लाभ हो या कैसे भी हो। वैसे आदमी बहुत ज्यादा प्रसन्न कब होता है? जब वो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती, अब वही चीज उसे मिल जाए, तो अचानक एकदम मिल जाए तो बहुत खुश होता है। जैसे आप मान लिया सपोज करिए आपका पेपर खराब हो गया, एग्जाम में पेपर ऐसा नहीं रहा जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, और परीक्षा का जब रिजल्ट आए तो आपका सिलेक्शन उसमें हुआ हो, चाहे वो तुक्के से हो जाए या किस्मत से हो जाए, कैसे हो जाए, तो आप घी के दिए जलाएंगे, आपको बहुत अधिक प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि आपने आशा नहीं लगाई थी कि हम सिलेक्ट होंगे इसमें, और उस आशा न लगाए हुए भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो अप्रत्याशित लाभ हो गया आपका, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए धात्री, दोलिका, द्विवेदी, दिवाली, तो ये सब तत्सम है। बाकी दिवाली जो है वो तद्भव है, दीपावली होता है असली शब्द। कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन आपके देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं। एक ये होता है छा, जो आपका का और शा से मिलकर बनता है। ये होता है त्रा, जो आपका ता और रा से मिलकर बनता है। ज्या, जो आपका जा और या से मिलके बनता है, ठीक है। एक होता है ये श्रा, जो आपका शा और रा से मिलके बनता है। तो ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर। तो इनमें से कौन सा इसमें दिया है? ये वाला दिया है, बाकी तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। तो ये हमने 37 क्वेश्चन लिखे हैं, 40 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में 40 आए होंगे। वो 40 ना लिखने का मेन कारण ये है कि 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से आए थे। अब पैराग्राफ में इतना बड़ा इस पे लिखूं, उसके क्वेश्चन लिखूं, तो ये थोड़ा सा मतलब संभव तो है लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पैराग्राफ पर हम जब आगे चर्चा करेंगे कभी, उस पर पैराग्राफ आपको इकट्ठे 4-6 पैराग्राफ इकट्ठे समझा देंगे, उन पर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये 37 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और इनमें आपको अगर कोई भी दिक्कत कहीं पे आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरी कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन समझ में आए, और अगर किसी क्वेश्चन की व्याख्या की आवश्यकता हुई तो हमने व्याख्या भी आपको दी है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब हम ऐसे ही आपको अभी देखिए सप्ताह में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे, और एक प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी हिंदी की क्लासेस भी यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए स्पेशल क्लासेस चलती रहेंगी। और आप हमारी वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।